नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में टोटल 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस को देखेंगे जो आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड आदि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है फ्रेंड्स जो होने वाली है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को याद करते चलें। फ्रेंड्स, इसमें खास बात एक और है फ्रेंड्स कि इसमें जो भी प्रश्न को शामिल किए हैं वो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ है, तो ये सब प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए सभी को जरूर याद कर लें। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो किस प्रकार का वो खाता है गेस करें। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालू खाता पर। ठीक है, चालू खाता पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए चालू खाता के बारे में कि यह खाता विशेषकर कारोबारियों, कंपनियों और सार्वजनिक उद्यमों आदि के लिए होता है। चालू खाते में बिना कोई नोटिस दिए कभी भी रकम की जमा या निकासी की जाती है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि खाता धारक को जो चालू खाता पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, देखिए सभी प्रश्न किसी ने से एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सबको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। तो जो सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 4 देखें। सवाल नंबर 4 आपका है फ्रेंड्स कि डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है। तो डोलोमाइट है जो फ्रेंड्स किसका अयस्क है, तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका है कि सिस्लोटिक और डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। मेरे ख्याल से जानते होंगे फ्रेंड्स, ये शब्द के बारे में सुने होंगे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स रक्त चाप मापने को, यानी बीपी मापने को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग रक्तचाप की गणना के संबंध में किया जाता है। सिस्टोलिक उच्च रक्तदाब को व्यक्त करता है, जो ऊपर की ओर होता है फ्रेंड्स जो उसको क्या कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं, और जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि पूछा जाता है कभी कभी कि जो बीपी नापने की जो मशीन होती है फ्रेंड्स उसमें ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ऊपर वाले भाग को सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले भाग को डायस्टोलिक कहते हैं। इसमें से एक प्रश्न और बन रहा है फ्रेंड्स कि देखिए जो सिस्टोलिक होता है वो किसको इंडिकेट करता है, तो उच्च रक्तदाब को करता है, जबकि डायस्टोलिक होता है जो निम्न रक्तदाब को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सिस्टोलिक है जो आपको उच्च रक्तदाब को व्यक्त करता है, जबकि डायस्टोलिक होता है जो निम्न दाब को प्रदर्शित करता है। तो सवाल देखिए किस तरह से पूछा गया था, एसएससी में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है, तो रक्त को मापने के संदर्भ में किया जाता है। ये भी जरूर याद रखें। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल बेंडा ने। याद रखिए फ्रेंड किसने, कार्ल बेंडा ने। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, ये भी देखिए प्रश्न पूछा हुआ है फ्रेंड्स, गहीरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें 2 प्रश्न बन रहा है, दोनों को याद रखिएगा। जो गहीरमाथा अभ्यारण्य जो कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है तो किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो जो सवाल नंबर 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछुए के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा गहीरमाथा अभ्यारण्य उड़ीसा में पड़ता है और कछुए के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका फ्रेंड्स कि पटाखे के विस्फोट किसका उदाहरण है। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। पहले मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स कि इसका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कोई एग्जाम में नहीं पूछा गया है। पटाखे के विस्फोट किसका उदाहरण है, अपघटन का, वर्षण का, दहन का या विखंडन का। गेस करिए थे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दहन का है। ठीक है, पटाखे के विस्फोट किसका उदाहरण है, तो दहन का। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए विखंडन भी दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो दहन होगा। सवाल नंबर 9 को देखें, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा जा रहा है कब किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1894 में। देखिए 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी है जो साउथ अफ्रीका कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका, तो 1893 में गए थे। और 1894 में इन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। महात्मा गांधी वहाँ से कब भारत लौटे थे फ्रेंड्स, तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसमें 3 जिक्के बना फ्रेंड्स, एक कि महात्मा गांधी कब गए थे साउथ अफ्रीका, तो 1893 में। नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन कब किया था, तो 1894 में। या भारत कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किया था। यह अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा कि जो नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1894 ईस्वी में, तो क्यों किया गया था, तो भारतीयों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। सवाल नंबर 10 को देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स एसएससी में कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स, जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था फ्रेंड्स, देश बना था। तो प्रश्न पूछा जा रहा है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है फ्रेंड्स कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। ठीक है, कौन सा रसायन या कौन सा एसिड एक तरह से कह सकते हैं मौजूद होता है। देखिए इस टाइप का वो प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है, तो एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड को एसेटिक अम्ल भी कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो देखिए इस तरह से भी कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। कभी कभी पूछा जाएगा सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन में एसेटिक एसिड दिया रहेगा, लेकिन इसमें नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्योंकि एथेनोइक एसिड को ही क्या कहा जाता है, देखिए लिखा हुआ नोट्स में, एथेनोइक एसिड को एसेटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा एसेटिक अम्ल को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन या एसिड पाया जाता है, तो एसेटिक या एथेनोइक एसिड पाया जाता है। सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है कि किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य व्याहुला गिधा किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कौन सा राज्य है जहाँ पे विवाह के दौरान एक लोक नृत्य है जिसका नाम है व्याहुला गिधा किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है, तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंजाब में जब विवाह होती है फ्रेंड्स, शादी होती है, तो उस समय व्याहुला गिधा किया जाता है। ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स, पंजाब में, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है। यानी चेरी पिकिंग शब्द है जो किस खेल से संबंधित है। तो सवाल नंबर जो 15 है फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सवाल नंबर 13 है जो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चेरी पिकिंग शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। गेस करें फ्रेंड्स, पता होना चाहिए सबको। तो भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है काला कौवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 15 को देखें कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखिए दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स, चावल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आपका कपास के लिए काली मिट्टी है, सभी जानते होंगे फ्रेंड्स। एक से एक प्रश्न और पूछा जाता है अक्सर, याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी है जो प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यही आपका जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी ही पाई जाती है जो चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चावल।
चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। गेस करें कि जो इस्पात संयंत्र की जो वात्या भट्टी होती है तो उसमें जो लोहा का उत्पादन होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वात्या भट्टी में जो उत्पादित होता है लोहा फ्रेंड्स वो ढलवां लोहा के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा लोहा? ढलवां लोहा। सवाल नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ये बांध दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको गेस करना है इसमें ये कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में पड़ता है, ये सुमेलित है। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल, ये भी सुमेलित है। टिहरी बांध ये सुमेलित नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नागार्जुन बांध वर्तमान में तेलंगाना में भी सुमेलित है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो टिहरी बांध है वो कहाँ पड़ता है? वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, फरक्का बैरेज पश्चिम बंगाल में, टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, इसलिए यही सुमेलित नहीं, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। नागार्जुन बांध कहाँ वर्तमान में पड़ता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, तेलंगाना में पड़ता है। देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि नगर निगम के चुने गए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सवाल नंबर जो 18 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होता है, 5 ही वर्ष का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नगर निगम के चुने गए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। सवाल नंबर 19 को देखिए, डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 आपका है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, अर्थशास्त्र का, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन मूल्य घट जाएगा, कभी मूल्य में वृद्धि होगी तो कभी गिरावट होगी, संतुलन मूल्य में वृद्धि होगी या संतुलन मूल्य स्थिर रहेगा। तो जो सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन मूल्य घट जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो संतुलन मूल्य है वो क्या होता है? घट जाता है। सवाल नंबर 21 को देखिए कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने से किस कलर का हो जाता है? किस रंग का होता है? तो जो नीला लिटमस पेपर है अम्लीय घोल के संपर्क में आता है फ्रेंड्स तो कैसा होता है? लाल हो जाता है। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि क्षारीय विलयन से लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? तो नीला हो जाता है। तो इस तरह का प्रश्न ये दो में से अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखें कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन से जो लाल लिटमस पेपर होता है वो कैसा होता है? नीला हो जाता है। तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नैसी जनजाति का संबंध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नैसी जनजाति होता है वो किस राज्य से संबंधित है? तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से है। नैसी जनजाति याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, गेस करें। आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देखिए कंफ्यूजन अक्सर इसी में होता था फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कालीबंगा में फ्रेंड्स क्या हुआ था, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के पात्र या बर्तन। देखिए मिट्टी के पात्र या बर्तन कहाँ मिला था? तो कालीबंगा में मिला था फ्रेंड्स, इसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के पात्र या बर्तन के लिए। सवाल नंबर 25 को देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? देखिए ये भी सवाल पूछा हुआ है फ्रेंड्स, किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी मुख्य ताकत क्या थी फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में कृषि, बी में व्यापार,
चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ई गिरी। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी मुख्य ताकत थी अर्थव्यवस्था के व्यापार थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो जब नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स, तो उस समय दिल्ली के शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह था। और इससे संबंधित एक और जीएस बन रहा है फ्रेंड्स, इसे भी माइंड में रखिएगा कि नादिर शाह ने देखिए कब किया था, तो 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध हुआ था। याद रखिएगा करनाल की लड़ाई या युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1739 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई थी और नादिर शाह की जीत हुई थी। याद रखिए करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1739 ईस्वी में। ठीक है, तो सवाल था नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल नंबर 27 का राइट आंसर गेस करें। तो जो गुरु नानक थे इनका उत्तराधिकारी थे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गुरु अंगद थे। सवाल नंबर 28 को देखें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बहुत ही फेमस प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना का श्रेय आपको मदन मोहन मालवीय को जाता है। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें। सवाल नंबर 29 आपका है कि भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो महिला आबादी कम है फ्रेंड्स पुरुष की तुलना में, तो उसका जो मुख्य कारण है जो क्या है। पहला राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण या अंधविश्वास। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कारण है। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य कारण क्या है फ्रेंड्स, कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो सामाजिक कारण उत्तरदायी है। सवाल नंबर 30 को देखें, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। गेस करें सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ठीक है फ्रेंड्स, कुकी जनजाति का संबंध है जो किस राज्य से, तो कुकी मणिपुर से है। सवाल नंबर 31 को देखें, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में देखिए लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि रेडियो फास्फोरस 32 यानी 32 का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि कौन सा जो फास्फोरस है रेडियो फास्फोरस जिसका उपयोग चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा रेडियो फास्फोरस 32। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 आपका फ्रेंड्स कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आजकल। तो क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर गेस करें क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। सवाल नंबर 33 को देखिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 33 को देखें कि रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। तो गेस करें जो रेडियो एक्टिविता होता है फ्रेंड्स उसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है। चलिए सवाल नंबर 34 को देखें। सवाल नंबर 34 आपका है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किस से अवमंदित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। ऑप्शन ए में विखंडनीय पदार्थ, बी में मॉडरेटर, सी में नियंत्रण छड़ और डी में शीतल प्रणाली। देखिए भी प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। तो देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है फ्रेंड्स उसमें न्यूट्रॉन को अवमंदित किया जाता है तो मॉडरेटर के द्वारा, किसके द्वारा, मॉडरेटर के द्वारा उसे अवमंदित किया जाता है। सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये भी याद रखें फ्रेंड्स कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये बच्चों में अक्सर होता है, तो ये भी याद रखिएगा। रिकेट्स को कौन सा रोग कहा जाता है, सूखा रोग कहा जाता है, विटामिन डी की कमी होती है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है रिकेट्स रोग से। तो सवाल नंबर जो 35 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि यानी हड्डी। हड्डी है जो इससे
प्रभावित होता है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विटामिन डी अनिवार्य है। देखिए इस टाइप का प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए अनिवार्य है। पढ़ के ऑप्शन सुना देता हूँ फ्रेंड्स। भोजन से मैग्नीशियम का अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, डी या ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए। तो सवाल नंबर जो 36 है इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। देखिए इसके बारे में डिटेल देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो कि विटामिन डी है जो क्या है हार्मोन के रूप में एक कार्य करता है। इसका कार्य है भोजन से कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करना है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि विटामिन डी अनिवार्य है किसके लिए, तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण, कैल्शियम के साथ साथ आपका फ्रेंड्स फास्फोरस का भी ये अवशोषण करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, एसएससी में पूछा गया था कि विटामिन डी अनिवार्य किस लिए है, तो भोजन से कैल्शियम से के अवशोषण के लिए। सवाल नंबर 37 को देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है। आप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए विटामिन जो मददगार है फ्रेंड्स, हेल्पफुल है, वो है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए, सवाल नंबर 38 है कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। किडनी का कार्यात्मक यूनिट यानी इकाई पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूरॉन है जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लेकिन नेफ्रॉन है जो किसकी, किडनी को क्या कहते हैं हिंदी में, गुर्दा। ठीक है, तो किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। सवाल नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखिए कि आलू में आँछियाँ मदद करती है। देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स कि आलू में आँछियाँ मदद करती है कौन सा जनन में, यौन जनन में या कायिक जनन में। तो इसका जो आलू में आँछियाँ होती है फ्रेंड्स वो कायिक जनन में मदद करती है। सवाल नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 को देखिए, सवाल नंबर 40 है कि पेड़ के पत्तों का सूखना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए पेड़ के पत्तों का सूखना कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, पेड़ों का पत्तों का पीला होना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है कि जब वो परिवर्तन होने के बाद में जो वस्तु है जो पूर्ण अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लिया दूध से दही बन जाता है तो दही से दूध नहीं बन सकता है। तो ये सब है जो रासायनिक परिवर्तन के पहचान तरीका है पहचानने का फ्रेंड्स। ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन है जैसे कि पानी है तो पानी से बर्फ बन जाता है फ्रेंड्स, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ क्योंकि बर्फ से पुनः पानी बन जाता है। तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पेड़ के पत्तों का सूखना या पीला पड़ना या फलों का पकना ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 41 को देखें, किसी वात्या भट्टी में धातुमल जिसे क्या कहते हैं स्लैग के रूप में क्या प्राप्त किया जाता है। तो किसी वात्या भट्टी में धातुमल अर्थात स्लैग के रूप में क्या प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर जो 41 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट। काफी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखिए, सवाल नंबर 42 के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है। देखिए इसमें से 4 दिया हुआ है फ्रेंड्स, 4 में से एक ऐसा स्थान है जहां पर जो विद्युत पैदा होती है वो जल के द्वारा होती है। ठीक है, बाकी जगह है जो नहीं होती है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है। ठीक है, जो विद्युत पैदा की जाती है वो जल शक्ति से पैदा की जाती है। तो कौन सा स्थान पे फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर जो 32 है इसका जो सवाल नंबर जो 42 है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटूर है। मेटूर में जो विद्युत उत्पादन होता है फ्रेंड्स वो जल शक्ति से होता है। बाकी आपका नेवली, एनोर और तूतीकोरन, ठीक है, नेवली, एनोर और तूतीकोरन में है वहाँ जो विद्युत उत्पादन होता है वो ताप से होता है। देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि मेटूर में विद्युत होता है फ्रेंड्स जल शक्ति से पैदा की जाती है, जबकि एनोर, नेवली और तूतीकोरन में विद्युत है जो किसे तापीय शक्ति से उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा, देखिए इस तरह से बारीकी से प्रश्न पूछा जाता है। तो मेटूर में जो विद्युत उत्पन्न होता है वो जल शक्ति से, और बाकी फ्रेंड्स आपका एनोर, नेवली, तूतीकोरन में वो तापीय शक्ति से विद्युत उत्पन्न वहाँ किया जाता है। सवाल नंबर 43 को देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है फ्रेंड्स वो तापीय बिजली होता है।
सवाल नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखें, सवाल नंबर 44 को देखें, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? धान के उत्पादन से, चाय के उत्पादन से, साग सब्जी के उत्पादन से या फलों के उत्पादन से? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है आपको फलों के उत्पादन से है। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 45 है, देखिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। किस लिए महत्वपूर्ण है? तो किस लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स? सवाल नंबर जो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 46 को देखें, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो देखिए सुंदरवन जंगल जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे सुंदरवन का डेल्टा बहुत ही फेमस है, सबसे बड़ा विश्व में डेल्टा है ये। तो वहाँ पर जो जंगल है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मैंग्रोव कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो सुंदरवन डेल्टा वहाँ पर जो मैंग्रोव एक प्रकार का वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है, तो वहाँ मैंग्रोव पेड़ ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन के जंगल को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। याद रखिएगा सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहा जाता है। सवाल नंबर 47 को देखें कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गेस करें, बिहार, भरतपुर, मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। सवाल नंबर 48 को देखें कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत सरकार का उसका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति हैं जो इनका संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सवाल नंबर 49 को देखें कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति पे पूछा जा रहा है। कभी कभी क्या फ्रेंड्स एग्जाम में जल्दी जल्दी में उपराष्ट्रपति को हम राष्ट्रपति समझ जाते हैं, तो जब भी आप एग्जाम दें फ्रेंड्स तो प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझ लें, एक दो बार पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर टिक करें, ठीक है। तो सवाल नंबर 49 को है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा? तो सवाल नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कहा जा रहा है किसके बारे में फ्रेंड्स? तो उपराष्ट्रपति के, तो राज्यसभा के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 50 फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के सदस्यों के द्वारा होता है। इसके बारे में डिटेल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा। और कौन सा प्रणाली अपनाया जाता है ये भी यहाँ पर हम लोग देख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये 50 प्रश्न था। अब मैं प्रत्येक दिन फ्रेंड्स आपको जीके जीएस का भी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। इतना दिन मैं जीविका के लिए अपलोड कर रहा था क्योंकि अभी ज़रूरत था जीविका वालों के लिए फ्रेंड्स। तो अब है जो फ्रेंड्स आपका लेडी महिला कांस्टेबल, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, फॉरेस्टर जिसे वनपाल कहते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। और हिंदी से संबंधित भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।